नमस्ते, वंदे मातरम। आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएमई। बीएमई के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये वीडियो उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो छात्र प्लेसमेंट में बैठते हैं मैकेनिकल के, क्योंकि कई बार उनमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो बच्चे जिनके ऑनलाइन एग्जाम बीएमई के हो सकते हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम डिस्कस करेंगे आज बीएमई के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। इंजीनियरिंग मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, या सैरामिक एंड कंपोजिट्स, ऑर्गेनिक एंड पॉलीमर्स। तो इसका जवाब है ए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स को फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम फेरस एंड नॉन फेरस के रूप में, और नॉन मेटल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, property of material required to describe its nature and behavior under action load is known as। property of material required to describe its nature and behavior under action load is known as। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ए सी डी बी इसमें चला गया है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बी थर्मल प्रॉपर्टी, और लास्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इसका सही जवाब है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तीसरा प्रश्न है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स या वर्क। तो आपको पता है कि फोर्स और वर्क तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी। अब है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपीट हुआ है फिर से। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स एंड वर्क। तो इसका आंसर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Within elastic limit, stress is proportional to strain. This law is known as। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होती है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हुक्स लॉ, या केल्विन्स लॉ। तो इसका जवाब है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Sixth question, it is the property of a material by virtue of which a material resists scratching, penetration, indentation, wear and tear, abrasion। वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी मटेरियल स्क्रैचिंग का, पेनिट्रेशन का, इंडेंटेशन का, वियर एंड टीयर का और एब्रेजन का विरोध करता है, वो कहलाता है आपका टफनेस, हार्डनेस, क्रीप या फटीग। तो इसका सही जवाब है आपका हार्डनेस। द आंसर इज हार्डनेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर। वर्नियर कैलिपर से क्या नापते हैं? हार्डनेस नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, थिकनेस लेंथ नापते हैं, या लीस्ट काउंट नापते हैं। तो इसका जवाब है थिकनेस, ऑप्शन सी। वर्नियर कैलिपर से हम थिकनेस या लेंथ नापते हैं या एक्सटर्नल डायमीटर नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए गिवन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो छोटी से छोटी दूरी जो दिए हुए इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, या छोटी से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते थे यहाँ पे हम। स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए गिवन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। रेंज, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, या लीस्ट काउंट। इसका जवाब है लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट यूनिट भी लिखा हो तो भी ठीक है। प्रश्न नंबर 9, इन विच ऑपरेशन ऑफ लेथ डायमंड शेप पैटर्न्स आर एम्बोस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किस लेथ के ऑपरेशन में किसी मटेरियल पर डायमंड के आकार की आकृतियाँ उकेरी जाती हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। आप देखेंगे टर्निंग से हम सिलेंड्रिकल शेप प्राप्त करते हैं। रीमिंग में हम प्रीवियसली अगर कोई ड्रिल्ड होल है तो उसको इनलार्ज करते हैं, बोरिंग में हम इनलार्ज करते हैं। और नर्लिंग में हम डायमंड शेप पैटर्न्स जो है एम्बॉस करते हैं। नेक्स्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। इनमें से माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट है? ब्लेड, ये तो भाई वर्नियर के लिए पूरा पार्ट है। साइन बार तो अपने आप एक इंस्ट्रूमेंट है। थिम्बल, यस थिम्बल है। मैन स्केल भी वर्नियर के लिए पूरा पार्ट है। तो इसका जवाब है थिम्बल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मास डेंसिटी किस किस का रेशियो है? मास एंड वॉल्यूम का, वॉल्यूम एंड वेट का, फोर्स एंड वॉल्यूम का, पावर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो इसका सही जवाब है मास एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आपने अगर हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड वाला वीडियो देखा होगा, आप आई बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, तो आपको पता होगा ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़े होते हैं, वो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड।
तो वाटर, एल्कोहल, हनी या पेट्रोल, इनमें सबसे गाढ़ा कौन है? इनमें है हनी। तो हनी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड इज कांस्टेंट। एक्स वाई जेड के अनुसार प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड का सम कांस्टेंट होता है। तो एक्स वाई जेड क्या है? बर्नौलीज थ्योरम है, चार्ल्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है या थेल्स थ्योरम है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार किसी इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस एंड स्टडी फ्लो में सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड कांस्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी इज नोन एज। डायनेमिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रेशर या स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसका सही जवाब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो हमारा वीडियो दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाला, वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके। तो आपको पता चल जाएगा आई बटन पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में इसका उल्लेख किया गया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है या डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है। अगला प्रश्न है पेल्टन टर्बाइन इज। पेल्टन टर्बाइन कैसा टर्बाइन है? टेंजेंशियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन, एक्सियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। तो पेल्टन टर्बाइन टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो शियर स्ट्रेस होती है फ्लूइड की दो एडजेसेंट लेयर के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास डेंसिटी के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, कंप्रेसिव फोर्स के या स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो इसका सही जवाब है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगला प्रश्न है इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 देन फ्लो इज। अगर रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट, लेमिनर, नाइदर लेमिनर नॉट टर्बुलेंट या थर्मल। तो इसका सही जवाब है लेमिनर फ्लो। अगला प्रश्न है ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच नो इंटरेक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के बीच में कोई भी मास या एनर्जी का आदान प्रदान ना होता हो, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास का आदान प्रदान होता है और एनर्जी का भी होता है। क्लोज्ड में एनर्जी का होता है, मास का नहीं होता। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता। अगला प्रश्न है इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, ये प्रश्न आपका रिपीट आया है, देन फ्लो इज। तो फ्लो हमारा आपको पता है इसमें ऑप्शन है बी लेमिनर। अगला प्रश्न है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरी। इनमें से बॉयलर एसेसरी कौन सी है? इकोनोमाइजर, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग या मैन होल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इकोनोमाइजर है एक बॉयलर एसेसरी, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, मैन होल, ये सभी बॉयलर माउंटिंग हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर यूज फॉर। बॉयलर माउंटिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बॉयलर, सेफ्टी, कूल बॉयलर वाटर, कंबशन ऑफ कोल। किस लिए किया जाता है? बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, या पानी को ठंडा करने के लिए, या कोयले को का कंबशन करने के लिए। तो इसका सही जवाब है सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। 22वां प्रश्न है ए मशीन विच कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज। ये आपको मिलेगा क्लोसिस स्टेटमेंट में और इसका जवाब है PMM1 या PMM2 या रेफ्रिजरेटर या हीट पम्प। तो PMM2 क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसका जवाब PMM2। ये पिस्टन सिलेंडर कंटेंस एयर एट 500 किलो पास्कल 190 केल्विन एंड ए वॉल्यूम ऑफ 0.02 मीटर क्यूब। ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस गिव्स 64 किलो जूल ऑफ वर्क आउट। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर। सिंपल है, इसमें P डेल्टा V बराबर है आपका वर्क 64 किलो जूल। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे आपको इसका जवाब मिलेगा ऑप्शन ए, P डेल्टा V। प्रेशर की वैल्यू आपके पास है और डेल्टा V2 आपको पता नहीं है, V1 आपको पता है और W पता ही आपको, W इक्वल टू P डेल्टा V। W है 64 किलो जूल। अगला प्रश्न है ये साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर हो, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल, डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल। तो इसका जवाब है डीजल साइकिल। आप इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके डीजल साइकिल का वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास या किसी भी गैस के यूनिट मास में यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जो हीट की दरकार है, जिस हीट की आवश्यकता है, उसे क्या बोलते हैं?
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, लेटेंट हीट या इंटरनल एनर्जी। तो इसका सही जवाब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला प्रश्न है प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। ओपन सिस्टम में होने वाली प्रोसेस जिससे जो मास है वो उसकी बाउंड्री से बाहर जा सकता है, बाउंड्री में जा सकता है, को क्रॉस कर सकता है, वो कहलाती है आपकी फ्लो प्रोसेस। ऑप्शन ए। द कंप्रेसर रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज, पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेसर रेशियो डीजल इंजन से कम होता है। ये 3 से 6 है, 7 से 11 है, 16 से 20 है या 22 से 32 है। इसका जवाब है 16 से 20, सॉरी 7 से 11, 16 से 20 डीजल इंजन का होता है। ये पेट्रोल इंजन की बात है, तो ये ठीक नहीं है, ऑप्शन बी सही है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन P इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू सी देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर आप n की वैल्यू 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका है ऑप्शन सी। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 रिवर्सिबल एडिटिव प्रोसेस या 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम या 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या 1 कांस्टेंट प्रेशर और 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता है, वो सिर्फ, इसका जवाब सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और कार्नोट साइकिल को अगर आप डिटेल में सब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आई बटन पर आपको कार्नोट साइकिल का डिटेल मिल जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटो साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल या कांस्टेंट एंट्रोपी साइकिल। तो इसका सही जवाब है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल को पढ़ने के लिए भी आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ऑटो साइकिल। 29वां प्रश्न है द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू एवोपरेट 1 kg ऑफ वाटर कंप्लीटली फ्रॉम इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज। अगर कोई पानी 1 kg पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिना टेम्परेचर में बदलाव किए हुए पूरी तरह से एवोपरेट करने के लिए जिस हीट की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम या सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। तो इसका जवाब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन ए सही जवाब। इफ़ वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूइड इज 8 न्यूटन देन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जवाब तो डी है वैसे। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया आपको 1 लीटर, वेट दिया है 8 न्यूटन, इससे आपको स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट बराबर होता है रो जी, तो रो की कैलकुलेशन हो जाएगी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम रो का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका सही जवाब है 1.23 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल विच कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा डिवाइस बनाना नामुमकिन है जो साइकिल पे काम करता हो और जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है कहाँ से कहाँ, लो प्रेशर बॉडी से हाई प्रेशर बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, हाई प्रेशर बॉडी से लो एंथैल्पी रिजर्वायर की तरफ, हाई एंथैल्पी बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। तो इसका सही जवाब है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन बॉयलर इज टू इंक्रीज। इकोनोमाइजर का बॉयलर में क्या फंक्शन है, क्या बढ़ाएगा वो, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा देगा या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बढ़ाएगा या क्वांटिटी ऑफ फीड वाटर बढ़ाएगा या फ्लू गैस टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसका जवाब है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। क्यों, क्योंकि इकोनोमाइजर एक एसेसरी होता है। 33वां प्रश्न इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज स्प्रेड बाई। डीजल इंजन में फ्यूल किसके द्वारा स्प्रे किया जाता है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग तो होता नहीं उसमें, स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में। इंजेक्टर के द्वारा, बिल्कुल इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे किया जाता है। पिस्टन तो दोनों में ही होते हैं, या कैम शाफ्ट के द्वारा। कैम शाफ्ट तो वाल्व के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो इसका सही जवाब है इंजेक्टर या नोजल। इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन। 4 स्ट्रोक इंजन में कितने रिवॉल्यूशन हो जाते हैं क्रैंक शाफ्ट के। तो अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग का वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, चाहे वो आपका ऑटो साइकिल हो या डीजल साइकिल हो, तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रोक में आधा रिवॉल्यूशन होता है। तो 4 स्ट्रोक में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 2 रिवॉल्यूशन होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द थर्मोडायनामिक साइकिल इन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स। वो थर्मोडायनामिक साइकिल जिसमें पेट्रोल इंजन काम करता है उसे क्या कहते हैं, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल या डीजल साइकिल। तो उसे कहते हैं ऑटो साइकिल। आप ऑटो साइकिल को आई बटन में दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए थर्मोडायनामिक साइकिल। अगर कोई साइकिल है तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा,
जीरो इनफाइनाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेस। इसका सही जवाब है जीरो, जीरो चेंज आता है। रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, COP ऑफ हीट पंप बराबर है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, COP ऑफ हीट पंप बराबर है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ऑप्शन सी, COP ऑफ हीट पंप बराबर है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर -1। ऑप्शन डी, COP ऑफ हीट पंप बराबर है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर के COP से एक ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, ये मशीन विच कैन प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए हुए या बिना एनर्जी के इनपुट के वर्क पैदा कर पाए। तो ये फर्स्ट लॉ का को वायलेट करती है। फर्स्ट लॉ को वायलेट करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? PMM1, PMM2, इंजन या रेफ्रिजरेटर। ये है PMM1। अगला प्रश्न, वर्क डन इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक साइकिल में कितना वर्क होगा? P डेल्टा V 0, P1 V1 माइनस P2 V2 MRT। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो वर्क भी 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल में वर्क जो होता है आपका वो होता है 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज नॉट रिक्वायर्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में इनमें से किस इक्विलिब्रियम की आवश्यकता नहीं होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की या न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम की? तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम की। थर्मल भी चाहिए हमें, मैकेनिकल भी चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम भी चाहिए। Thank you very much. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat and be updated in your life.